कैसे बचाई उस रात कल्लो ने अपनी इज्जत। उस पूरे इलाके में पीली कोठी के नाम से उनका घर जाना जाता था। राय साहब अपने परिवार के साथ बाहर रहते थे। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, पटना वगैरह बड़े बड़े शहरों में उनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ थीं। बाहरी लोग उन्हें डीआईजी साहब के नाम से जानते थे। वे गर्मी की छुट्टियां हमेशा गांव में ही बिताते थे। अम्मा और बाबूजी की वजह से गांव में आना उनकी मजबूरी थी। पुलिस महकमे में डीआईजी के पद पर पहुंचते पहुंचते नामचीन साहित्यकारों में राय साहब की एक खास पहचान बन चुकी थी। राय साहब के गांव आने पर कोठी की रंगत ही बदल जाती। 10-20 लोगों का जमावड़ा हमेशा ही लगा रहता। उन दिनों नौकर राम भरोसे की बात ही कुछ और होती। वह सुबह शाम का अपना काम धाम जल्दी जल्दी निपटाता और लकधक होकर राय साहब की खुशामद में लग जाता। कोठी के ठीक पीछे राम भरोसे का अपना एक छोटा सा घर था। उसकी 2 बेटियां थीं, जिनमें वह बड़ी बेटी की शादी कर चुका था और छोटी बेटी कल्लो ने पिछले साल 12वीं जमात पास की थी। कोठी में झाड़ू पोछा लगाना, खाना पकाना, दूध दही के काम सुखिया और कल्लो के जिम्मे थे, जबकि खेती बाड़ी जैसे बाहरी काम राम भरोसे के जिम्मे था। इसके एवज में उसे बचा खुचा खाना मिल जाता था। राय साहब साल में 2-4 हजार रुपए की माली मदद भी उसे दे देते थे। कुछ पुराने कपड़े दे जाते, जिन्हें सुखिया, कल्लो और राम भरोसे साल भर पहनते, जो उनके लिए हमेशा नए होते थे। राय साहब के बाबूजी और अम्मा को कभी कभी बड़ी जलन होती और वे कल्लो, सुखिया और राम भरोसे को उल्टा सीधा कहने लगते। राय साहब अकेले में बैठकर अम्मा बाबूजी को समझाते, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ और रह भी नहीं सकता। आपकी देखभाल के लिए वही तो है। हारी बीमारी हाट बाजार के 50 काम होते हैं घर के। इतना भरोसेमंद और सस्ता नौकर कहाँ मिलेगा। हर साल की तरह इस साल भी राय साहब गर्मी की छुट्टियां बिताने गांव आए थे। अब की बार उनका बेटा कौशल और बेटी रचना भी साथ में थे। कौशल कहीं विदेश में पढ़ाई कर रहा था, जबकि रचना देसी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रही थी। उनकी पत्नी तारिका देवी को इस उम्र में भी कोई 40 साल से ऊपर की नहीं कह सकता था। जून का महीना था। तारिका देवी और राय साहब दोनों बगीचे में बैठे बातचीत कर रहे थे। दोनों के बीच में एक मेज रखी थी। उनके हाथ एक दूसरे से दूर थे, लेकिन मेज के नीचे से दोनों के पैर आपस में अटखेलियां कर रहे थे। रचना और कौशल किसी बहस में मसरूफ थे। राय साहब की चाय का समय हो गया था। कल्लो ने धीरे से दरवाज़ा खोला। उसने दहलीज पर पैर रखा ही था कि कौशल बोल उठा, ओहो, हाउ आर यू कल्लो। कल्लो ने मुड़कर देखा और चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। कौशल रचना की ओर देखकर हंस दिया, फिर बोला, डू यू अंडरस्टैंड, मेरा मतलब हाँ समझ गई। कल्लो ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, हट,
यही कि आप इंडियन हैं और मैं हिंदुस्तानी। इतना कहकर कल्लो हंसते हुए रसोई घर की ओर चली गई। इतना सादगी भरा और तीखा मजाक सुनकर राय साहब के कान खड़े हो गए। इसने बात करने का यह सुबह के 8 बजे कल्लो चाय लिए खड़ी थी। राय साहब ने चाय का कप हाथ में लेकर कल्लो को सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया। कल्लो अभी भी खड़ी थी। राय साहब ने फिर कहा, बैठ जाओ। कल्लो बैठ गई। उन्होंने चाय पीते हुए कल्लो से पूछा, तुम किस क्लास में पढ़ती हो? अब नहीं पढ़ती, क्यों? कल्लो कोई जवाब न दे सकी और आंखें नीचे किए बैठी रही। उन्होंने फिर पूछा, क्या हाई स्कूल पास कर लिया? जी सर। कुछ रुक कर वह बोली, मैंने पिछले साल इंटर पास किया है। इतना कहकर वह बिना इजाज़त लिए ही कमरे से बाहर निकल गई। शाम को राय साहब ने राम भरोसे को अपनी बैठक में बुलाया। दरवाजे के ठीक सामने राय साहब तकिया लगाए शाही अंदाज में बैठे थे। सामने सोफे पर रचना और कौशल बैठे थे। राय साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी लड़की बहुत चतुर चालाक है भरोसे भैया, यह सब आपकी मेहरबानी है। साहब, लड़की पढ़ने में बहुत तेज है, उसे और आगे पढ़ाना चाहिए था आपको। साहब, आगे सोच लो, लड़की होनहार है। कहते हुए राय साहब के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और वे बोले, कल्लो ही है ना उसका नाम? नहीं साहब, कागजों में उसका नाम कृष्णकली है। वह कितना अच्छा नाम है। एक पल के लिए उन्हें शेक्सपियर की कविता ब्लैक रोज याद हो आई। फिर वे बोले, इसे हमारे साथ भेज देना, मैं वहीं पर दाखिला दिलवा दूंगा। रचना की ओर देखते हुए वे बोले, क्यों रचना? बहुत अच्छा रहेगा, कौशल ने जवाब दिया, जैसे वह पहले से ही इसी इंतजार में बैठा हो। अच्छी बात है साहब, उसकी माँ से पूछ ले, तब बताएंगे। छप्पर के आगे राम भरोसे खटिया डाले बैठा था। उसी के आगे जमीन पर सुखिया बैठी थी। कल्लो छत पर थी। राम भरोसे ने सुखिया से कहा, साहब कह रहे थे कि कल्लो को उनके साथ भेज दो। सुखिया ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, सयानी बेटी को हम किसी के साथ नहीं भेजेंगे। साहब के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। वे हमें बहुत चाहते हैं। राम भरोसे ने सुखिया को डांटते हुए कहा, हमने सब सुन लिया। बड़े आदमी की बातें बड़ी होती है। इनके चरित्र को हम खूब जानते हैं। बराबर का लड़का है घर में। वह तो विदेश में पढ़ता है, तो बराबर की लड़की भी तो है घर में। ऐसे कुछ नहीं होता। राम भरोसे ने एक बार फिर झिड़कते हुए कहा। सुखिया ने भी उसी तेवर में जवाब दिया, क्या तुम नहीं जानते?
कि औरत और दौलत दुनिया में कोई नहीं छोड़ता। सवेरे तुम ही साहब से मना कर देना, मैं तो नहीं कर सकता। राम भरोसे ने खिसिया कर कहा। सुबह राम भरोसे ने कल्लो को राय साहब के साथ जाने के लिए कह दिया गया। इधर कल्लो जाने की भी तैयारी करती जा रही थी। उधर उसके दिमाग में चल रहा था कि बड़े लोग हैं, इनके साथ कैसे निभेगी। बापू की हालत को देखकर वह मना भी नहीं कर सकती थी। जब वह गाड़ी में बैठने लगी तो उसकी आंखें झलक आई। राम भरोसे के हाथ राय साहब के सामने जुड़ गए। उसने भरे गले से कहा, साहब। वह इतना ही कह सका। सुखिया राम भरोसे के पीछे खड़ी सिसक रही थी। राय साहब ने राम भरोसे को अपने कंधे से लगाकर भरोसा दिलाया। कुछ रुपए उसके हाथ में दबाकर वे कार में बैठ गईं। कौशल ने एक नज़र पीछे सीट पर बैठी कल्लो पर डाली और कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। कल्लो शीशों से अपने अम्मा बापू को देखते रही। 10-15 दिन सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इस दौरान कल्लो का दाखिला हो चुका था। उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा इंतजाम कर दिया गया था। कौशल भी 2-4 दिन रुक कर विदेश जा चुका था। तारिका देवी ने एक दिन झाड़ू पोछा करने वाली का हिसाब कर दिया। कुछ दिनों बाद खाना बनाने वाली की भी छुट्टी कर दी। कल्लो झाड़ू पोछा करती और दोनों वक्त का खाना नाश्ता वगैरह बनाती। उसे इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई। इतना सब करने के बाद भी वह पढ़ाई के लिए पूरा समय निकाल लेती थी। एक दिन राय साहब तारिका देवी से अचानक पूछ बैठे, झाड़ू पोछा वाली और महाराजिन क्यों नहीं आती? मैंने उनकी छुट्टी कर दी। क्यों? काम ही क्या है? बच्चियों को भी तो सीखने दो। कल के दिन पराए घर जाएगी, पता नहीं कौन कैसा मिलेगा। किसी को पत्नी के हाथ का खाना पसंद हो तब सवाल के लहजे में तारिका देवी ने जवाब दिया। फिर भी राय साहब आगे कुछ कह पाते इससे पहले ही तारिका देवी लड़प उठी। फिर क्या 4 रोटियां सुबह 4 शाम को बनानी है? राय साहब कुछ कह न पाए, इसलिए तारिका देवी ने अपनी बात को सही ठहराने के लिए बात कहना जारी रखा। अपनी याद करो, जब मैं इस घर में आई थी तुम ही कहते थे कि जब तक तुम्हारे हाथ की बनाई रोटी नहीं खा लेता तब तक पेट नहीं भरता। रचना और कल्लो उन्हीं की ओर चली आ रही थी। राय साहब मुस्कराए और अपने स्टडी रूम की ओर चले गए। धीरे धीरे कल्लो का बेडरूम और बाथरूम सब कुछ अलग कर दिया गया। वह अच्छी तरह समझ रही थी कि उसे उसकी हैसियत का एहसास कराया जा रहा है। उसे इसमें उलझन तो हुई, लेकिन इस बात की तसल्ली थी कि रात को तो वह चैन से सो सकेगी। कल्लो घर का सारा काम करती और खूब मन लगा कर पढ़ती। धीरे धीरे उसका काम और बढ़ गया।
सबके कपड़े धोना और उन पर इस्त्री करना उसके काम में और जुड़ गए थे। रचना ने एक बार इसका विरोध करते हुए अपनी माँ से कहा था, मम्मी, उसे घरेलू नौकर समझना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। काम करना बुरा नहीं होता, काम की आदत डालना अच्छी बात है। जब मैं उसके साथ काम करती हूँ तो आप मुझे क्यों रोकती है? तू अपनी तुलना उससे करेगी? इतना कहकर तारिका देवी वहाँ से चली गई। दिसंबर का महीना था। कौशल घर आया हुआ था। एक दिन कल्लो बाथरूम में नहा रही थी। बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं होता था। उसकी सीटकनी टूट गई थी। कौशल ने दरवाजे को धक्का दिया। कल्लो ने अंदर से दरवाज़ा लगाना चाहा, लेकिन तब तक कौशल ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। कल्लो ने पूरी ताकत से उसे बाहर धकेल कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। कौशल की मर्दांगी काफूर हो चुकी थी। वह गालियां बकता हुआ अपने कमरे की ओर चला गया। तारिका देवी भी अपनी बेटी का साथ देते हुए गालियां बकने लगी। गटर के कीड़े को वही पड़ा रहने देते, इसने हमारे घर को भी गंदा कर दिया। कल्लो को दौरा सा पड़ गया। वह अपने कमरे में टूटी साख की तरह औंधे मुंह गिर पड़ी। सारा दिन वह कमरे से नहीं निकली थी। राय साहब आज सुबह से ही कहीं पार्टी में गए हुए थे। रात को तकरीबन 10-11 बजे लौट कर आए। कार खड़ी की और सीधा अपने बेडरूम की ओर बढ़ गए। राय साहब अभी कपड़े भी नहीं बदल पाए थे कि तारिका देवी और कौशल ने नमक मिर्च लगाकर सारी कहानी बयां कर दी। रचना बैठी चुपचाप सुनती रही। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जो कुछ हुआ उसके लिए वह कल्लो को कसूरवार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार उठता था कि आखिर कौशल वहाँ गया ही क्यों था। राय साहब ने उन्हें समझा बुझा कर वापस भेज दिया। कुछ देर बाद राय साहब कल्लो के कमरे की ओर गए। कमरा खुला था। कल्लो अभी भी औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ी थी। आहट सुनकर वह हड़बड़ा कर खड़ी हुई और कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगी। राय साहब ने छड़ी से इशारा करते हुए उसे अपने साथ आने को कहा। राय साहब के बेडरूम की ओर जाते हुए कल्लो के पैर कांप रहे थे। कमरे में दूधिया रोशनी फैली हुई थी। राय साहब बिस्तर पर बैठे हुए थे। कल्लो जाकर उनके सामने खड़ी हो गई। राय साहब ने अपनी बगल में उसे बैठा कर कहा, क्या बात थी? कल्लो चुपचाप बैठी रही। राय साहब ने जैसे ही उसका सिर अपनी गोद में रखा, वह फपक पड़ी। राय साहब काफ़ी देर तक सिर पर हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली देते रहे। वह भी गोद में परी परी सिसकती रही। धीरे धीरे राय साहब के हाथों का दबाव उसके बदन पर बढ़ने लगा। यह देखकर अचानक कल्लो का सिसकना बंद हो गया।
उसने जैसे ही छूटने की कोशिश की वैसे ही राय साहब ने दबोचकर उसकी छाती पर दांत गड़ा दिए। कल्लो पूरा जोर लगाकर खड़ी हुई और उन्हें एक और धकेल दिया। अभी वह संभल भी न पाई थी कि राय साहब उस पर कामुक सार की तरह टूट पड़े। जब तक राय साहब उसे पकड़ते रैक पर रखी उनकी पिस्तौल कल्लो के हाथ में थी। शोर सुनकर तारिका देवी, रचना और कौशल सभी अपने अपने कमरों से निकल कर आ गए थे। सभी अपने अपने तरीके से उसे गालियां देने लगे। कल्लो को लेकर भी रचना के दिमाग में वही सवाल उठा जो कौशल को लेकर उठा था। इतनी रात को यह पापा के कमरे में क्यों आई? रचना के माथे पर बल पड़ने लगे। उसके दिमाग के तार झनझना उठे। उसने कल्लो को डांटते हुए कहा, जवानी के नशे में यह तो देख लिया होता कि कौन किस उम्र का है, बदमिजाज कहीं की। कल्लो चिल्ला पड़ी, हाँ मैं बदमिजाज हूँ, कहकर उसने अपना कुर्ता फाड़ डाला और रचना का हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रखा और बोली, देखो सब चुप रहे तो कल्लो फिर पड़ी। अब तक मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ कि आप लोगों की उदारता के पीछे धूर्तता और मक्कारी कुट कुट कर भरी होती है। रचना ने गुस्से में आकर राय साहब की ओर सवालिया नजरों से देखा। फिर पलटकर कौशल और तारिका देवी की ओर देखा। सबकी नजरें झुकी हुई थी। रचना ने कल्लो की बाह पकड़ी और मुख्य दरवाजे की ओर चल पड़ी। अभी उसने दरवाजा खोला ही था कि राय साहब लड़खड़ाते हुए कमरे से निकले और चिल्ला पड़े, बेटी कहाँ जा रही है इतनी रात को? गुंडे मवाली रचना गरज उठी, खामोश। जो दोबारा इस जबान से बेटी कहा, घटिया लोगों की कोई माँ बहन बेटी नहीं होती। हो सकता है गुंडे मवालियों में कोई प्यार करने वाला ही मिल जाए। कल्लो ने पिस्तौल राय साहब की ओर फेंक दी और वे दोनों बाहर निकल गई। रात के सन्नाटे में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी ये छोटी सी पेशकश पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।